हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है जो कि आज के दिन में सारे समाचार पत्रों ने इसको छापा है और ये मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि वो जो मलेरिया जो डिजीज है उसको एलिमिनेट करेगा, लेकिन सस्टेनेबल एफर्ट के जरिए। आखिर सस्टेनेबल एफर्ट क्या है? हम हमेशा सुनते रहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होते रहती है, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं सस्टेनेबल प्रोग्रेस की, सस्टेनेबल एफर्ट की। आखिर सस्टेनेबल एफर्ट क्या है? इसी के साथ साथ हमने अलग अलग टारगेट्स रख रखे अपने लिए। आज भी 2024 की अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी के समय में भी डिजीज को खत्म करना, एलिमिनेट करना एक चैलेंज बना हुआ है, एक टारगेट बना हुआ है, चाहे कितने भी डिजीज क्यों ना हो। हम सुनते हैं कि प्लेग की वजह से इस जगह पे इतनी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको कि हम लोगों ने लगभग एलिमिनेट कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसको कि अभी तक हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो उसमें से मलेरिया भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मलेरिया को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं। मलेरिया को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं कि जब आप उसको एग्जामिनेशन में पेपर जब दे रहे होते हैं, अगर यहां से एमसीक्यूज आ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि आखिर इसका जो आंसर होना चाहिए वो सही क्या होना चाहिए। समटाइम्स एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए उस आंसर के ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर होने चाहिए उसको कुछ इस तरीके से आपके सामने रखता है कि आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप फैक्ट रट कर जाते हो और फैक्ट रटने की वजह से आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिखता है उसको आप टिक कर देते हो, लेकिन ये आपके साथ एक ट्रैप हो जाता है, खेला हो जाता है और ऐसे में आप रॉन्ग आंसर को टिक कर देते हो। तो अभी आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से चीजें हैं जिससे कि मलेरिया फैलता है और मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए और कौन कौन से सरकार स्टेप्स उठा रही है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के बारे में 2023, इसमें कौन कौन सी बातें कही गई है। मलेरिया की बात करूं तो आपको पता है कि जो स्प्रेड होता है एक मस्कीटो होता है, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होता है ये डिजीज, लेकिन इसके लिए एक पैरासाइट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो मस्कीटो के बारे में एक बात कही जाती है कि महान रूसी विचारक थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप एक मस्कीटो को मारते हो तो आपको कायर कहा जाएगा, और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक लॉयन, एक शेर को मारते हो तो आपको बहादुर कहा जाएगा। मृत्यु तो एक जानवर की हो रही है दोनों ही सेंस में, लेकिन एक जगह पे आपको अलग पैरामीटर से जज किया जाता है, वहीं दूसरी तरीके से जगह पे आपको दूसरे पैरामीटर से जज किया जाता है। तो आज हम समझेंगे कि ये जो मस्कीटो है इतना साधारण चीज नहीं है, बहुत सारा डिजीजेस का घर है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मलेरिया, जो सबसे मारक है, सबसे खतरनाक है। चलिए पढ़ते हैं आज मलेरिया के बारे में। इसी के साथ मलेरिया रिपोर्ट 2023 को ही पढ़ेंगे और ये लाइन आपको याद रखना है, आपके यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसी के साथ साथ आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी देखिए सारे एग्जामिनेशन पैटर्न्स जो है ना, चाहे यूपीएससी की मैं आपसे बात करूं, यूपी पीसीएस की मैं आपसे बात करूं, यहां पे अभी आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि एक तो बात तो स्पष्ट है आप सभी के दिमाग में कि इन दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर हो चुका है। सिलेबस तो सिमिलर बहुत दिनों से हो गया था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी लगभग एक जैसा हो गया है। मतलब कि अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे और यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे, बिल्कुल एक पैटर्न पे आ गए हैं दोनों। इन्होंने अपना लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, इन्होंने अपना लेवल 2024 की अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा डिक्रीज किया है। अब आप बोलोगे कि 2024 में हम क्यों बात कर रहे हैं 2023 की रिपोर्ट की? इसमें दो मुख्य बातें हैं, इसके लिए दो महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपको जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट आया था दिसंबर के महीने में आया था, तो जब दिसंबर 2023 के महीने में आया था और आपको टेंटेटिव है कि अक्टूबर के महीने में पेपर होगा यूपी पीसीएस का, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साल पहले का करंट अफेयर्स पूछते हैं, ऐसा एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सारे पीसीएस का। तो ऐसे हालात में आपको दिसंबर के महीने का करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि ये तो कंटेम्प्रेरी इशू है, और इसके साथ साथ मैं स्टैटिक की भी बात करूंगा, मलेरिया डिजीज की भी बात करूंगा, और जो फीमेल एंडाफ्लिज जो मस्कीटो है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से की हाइलाइट्स हैं इस मलेरिया वर्ल्ड रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 में ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई है जो कि आपको जानना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें कहा गया है कि इंडिया के अंदर में 33 लाख 3.3 मिलियन केसेस हैं, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं डेथ्स की बात करूं तो 5000 डेथ्स इंडिया में होते हैं। लास्ट ईयर ऐसा देखा गया है कि
5,000 लोगों की मृत्यु मलेरिया की वजह से हो गई। अगर आप देखें तो पिछले साल की तुलना में 30% की गिरावट आई है। वहीं 2021 की तुलना में अगर मैं बोलूं तो 34% का गिरावट है। हालांकि इसमें डिप देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा वांछित रिजल्ट हमें चाहिए था वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो सरकारों को और प्रयास करने की जरूरत है, उनके और एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। इसी वजह से यूपी सरकार ये कह रही है कि हम सस्टेन्ड एफर्ट लगाएंगे, सस्टेनेबल एफर्ट लगाएंगे, ऐसे एफर्ट लगाएंगे जो कि काफी ज्यादा सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक चले, और इसके साथ हम पर्यावरण की चीजों को भी कंसिडर करके इसको आगे की तरफ वे फॉरवर्ड ले जाएं। अगले स्लाइड में अगर हम चले तो ऐसे कौन कौन से की फाइंडिंग्स थे मलेरिया ट्रेंड इंडिया को लेकर जिसको कि आपको समझना चाहिए। देखिए इसमें जो रिपोर्ट्स में जो चीजें लिखी गई है ना, ये जरूरी नहीं है कि मलेरिया के केस में ही सही हो। आप जेनरिक जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जितने भी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया तो आप सभी में इसका आंसर के जो इनपुट्स हैं उस अपने आंसर में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो फैटेलिटीज है 2022 में वो लगभग 33 लाख केसेस थे और 5,000 डेथ्स हुए थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। इसी के साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया कि 30% की गिरावट आई थी 2022 में। वहीं अगर 2021 की बात करूं तो 34% का गिरावट आया, मतलब कि साल दर साल इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। आखिर डिक्लाइन की वजह क्या है? ये जो मलेरिया के जो केसेस हैं या फिर जो डेथ्स है इसमें जो गिरावट आ रही है, इसकी प्रमुख वजह क्या है उसको भी हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल एवरग्रीन फैक्ट्स होते हैं, आप इसको हर क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट था जहां से आपको देखने को मिलेगा कि इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए जो रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स इस रिपोर्ट को लिखते हैं जिनका अपने सब्जेक्ट डोमेन में काफी एक्सपर्टीज होता है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा है, उन्होंने कहा है कि इफेक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज अपनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तभी जाके ये केसेस डिप्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये इस नंबर ऑफ केसेस कम होते हुए दिख रहे हैं हमें। अब ऐसे में आपको एक और बात समझ लेना चाहिए कि ये तो हर क्वेश्चन के आंसर में लिखा जा सकता है इफेक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट में जो बोला गया है केस मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी आपके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे निकलकर सामने आएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ वेक्टर कंट्रोल टूल्स, इसको जो कंट्रोल करने के लिए जो टूल्स है ना उसकी जो उपलब्धता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकलकर सामने आया है इस रिपोर्ट में। अगर मैं आपसे बात करूं तो जी हाँ, पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक जिसको बोलते हैं कि जो कि रोगों को निवारण करने का जो व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रॉम्प्ट कम्युनिटी लेवल ट्रीटमेंट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन सारे पॉइंट्स को आप अलग अलग क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, ना कि सिर्फ मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को आप आंसर करने में इसको लिख सकते हैं, बल्कि जितने भी और भी डिजीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, उन सारों को आंसर करने में आप इस सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अब देखेंगे मलेरिया डिजीज के बारे में। अब ये तो हो गया करंट अफेयर्स, मेंस का जो भी हमारा जो कंटेंट था, मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा स्टैटिक की बात कर ले कि अगर मान लो पीटी में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मेंस तो तभी लिखेंगे ना जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया मलेरिया से रिलेटेड, तो वहां पे किस तरीके से हम आंसर को अप्रोच करेंगे और हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स होने चाहिए जो हमें जानना चाहिए। एक और बात, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं मलेरिया से रिलेटेड बाय द वे, तो देखते हैं कहां पे क्वेश्चंस गलत होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे कि मलेरिया किस तरह का डिजीज है। तो भाई मलेरिया जो एक डिजीज है ना, इन्फेक्टियस डिजीज, मतलब कि इन्फेक्शन से कम्युनिकेट होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कम्युनिकेट होने का काम करता है। ये ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफ्लिस मस्कीटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो रीजन है, इस बीमारी का होने का जो कारण है वह है प्रोटोजोआ, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और जो वाहक है, ट्रांसमीटर है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने वाला जो कारक है उसका नाम है फीमेल एनाफ्लिडिस मस्कीटोस। तो आप
कारण अगर पूछ दिया जाए और ऑप्शन में आपको ये दिख जाए, ये मस्कीटो का नाम दिख जाए, तो आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रांसमीटर है। हम साइंस में बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं ना, कंडक्टर। हीट क्या होता है, कंडक्शन के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, और वो कंडक्टर जिससे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हीट जाता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कि इसका क्लासिक एग्जांपल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आयरन। आयरन को अगर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे इसको हीट करते हैं तो धीरे धीरे ट्रांसमिट करके क्या हो जाता है, कंडक्ट होते होते यहाँ तक पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं कंडक्टर। तो बेसिकली अगर मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलूं तो जो फीमेल एनाफिलीज जो मस्कीटो है, ये कंडक्टर का काम करता है। प्रिवेलेंस क्या है भाई इसका तो देखते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है, मतलब कि अगर ये बीमारी हो गई तो आपकी जान भी जा सकती है। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के और एशिया में। आपको पता ही होगा कि अगर मैं अर्थ को ड्रॉ करूं इस तरीके से यहाँ पे, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आप देखेंगे कि अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के जितने भी ज्यादा जो कंट्रीज हैं इसी रीजन में देखने को मिलता है। और ये सभी के सभी कंट्रीज क्या हैं, अंडर डेवलप्ड है, लिस्ट डेवलप्ड है। इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से भी हम जानते हैं। काउज क्या हो सकता है भाई, कारण क्या हो सकता है, ये प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट्स है, प्रोटोजोआ है, उसके जरिए एक जगह से दूसरे, मतलब उसके जरिए होता है। और मस्कीटो क्या करता है, इसका वाहक होता है, ट्रांसमिट करता है वो फीमेल, ध्यान रखेंगे आप इसको। तो काफी ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होता है। दिस पैरासाइट मल्टीप्लाई इनिशियली इन लिवर सेल्स एंड देन अटैक रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले ये क्या करेगा, लिवर सेल को अफेक्ट करता है, उसके बाद आरबीसी रेड ब्लड सेल को ये क्या करता है, इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है आपको कि जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है, और फाइनली जो पेशेंट होता है इस डिजीज का वो डेथ की तरफ अग्रसर होता चला जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि हम मलेरिया को कैसे टैकल डाउन करेंगे उसके बारे में। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।